नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 40। अनुसुया देवी कहने लगी, हम लोग सुलोचना को ना प्यार दे सका, ना उचित खान पान, ना पहनावा, क्योंकि हम लोग भी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में चाह कर भी हम लोग उसे कुछ भी सुख नहीं दे सकते। हमारे घर को ही देखो, अगर हम लोग किसी अमीर परिवार से होते तो उसे भी बहुत कुछ सहूलियत दे पाते। सावित्री देवी अपने जेठानी के साथ बैठे बातें कर रही थी। ऐसे में कहने लगी, हाँ दीदी, यह बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग उसे कुछ भी नहीं दे सके, वरन उससे लेते ही रहे। अगर वह हमारे साथ ना होती तो शायद हमारे नाटक मंडली अपाहिज बनकर रह जाती, क्योंकि अब सभी लड़कियों में सुलोचना बड़ी है तथा काफी समझदार भी है। मगर हम लोग कब तक किसी को बांधकर रख सकते हैं? और बांधे रखना भी तो उचित नहीं है। सभी को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने की अधिकार है। ऐसे में हमारे स्वार्थ के खातिर सुलोचना को रोक कर रखना उचित नहीं होगी। परंतु एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि एक ऐसा लड़का से उसका प्यार हुआ कि वह भी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, नाव चलाता है। यह कोई बात नहीं है, परंतु उसकी आर्थिक हालत भी तो वैसे ही है। आता अपने ससुराल में भी वह आर्थिक दुर्दशा के कारण दुखी रहेगी। तभी मास्टर जी कहने लगे, मैं भी तो यही बात सोच रहा था। वह लड़का एक मनुष्य के रूप में तो अच्छा है। वह हमारी बिटिया को प्यार करता है, उसे खूब चाहता है। यह सब बातें अपनी जगह पर है। ऐसे में देखा जाए तो प्यार मोहब्बत अपनी जगह पर होती है और वास्तविक जीवन अपनी जगह पर होती है। केवल प्यार मोहब्बत के सहारे जीवन नहीं जिए जाते, सभी को वास्तविक जीवन के सहारे चलना होता है। ऐसे में वह कितनी सुखी होगी, इस पर मुझे संदेह है। मास्टर जी के बातों पर भाभी अनुसुया देवी आवेग भरी लहजे में कहने लगी, अब जो भी है देवर जी, अगर हमारी बिटिया उस लड़का को जी जान से चाहती है और वह भी इसे उतना ही चाहे तो हमें ऐसी प्यार को सम्मान करते हुए उनके घर बसाने में सहयोग करना चाहिए, ताकि वह लोग अपने प्यार के संग खुश रहे। जीवन में उतर चढ़ाई तो लगी रहती है, समय के साथ साथ सभी लोग अपने परिवार को संभाल लेते हैं। वैसे भी हम लोग गरीब हैं, हमें ज्यादा उम्मीदें पाल कर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपने बराबरी के परिवार को खोजते हैं। ऐसे में हमें इतने में ही संतोष करना होगा। अगर बिटिया के भाग्य में सुख लिखी होगी तो वह जरूर सुखी जीवन व्यतीत करेगी। सब कुछ तो ईश्वर की हाथों में है, हम लोग तो केवल एक माध्यम है। बातें आगे बढ़ती चली गई। ऐसे में मास्टर जी शंका भरे लहजे में कहने लगे, भाभी जी, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो मगर इस वक्त हम लोग सुलोचना के शादी को लेकर सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे भी बहुत से मजबूरियां हैं। मैं एक विषय पर बहुत चिंतित हूँ कि हमारा परिवार की आर्थिक आमदनी हमारे इस नाटक मंडली पर अधिक से अधिक आश्रित है तथा हमारे मंडली से जुड़े लोग भी हमारे मंडली के सहारे चलते हैं और हमारे मंडली के ज्यादातर विषय हमारी बिटिया के अभिनय पर ही टिकी हुई है। ऐसे में सुलोचना चली गई तो कहते हुए मास्टर जी रुक गए। काफी देर तक चुप रहने के पश्चात अनुसुया देवी अपनी आवेगों में भरी छलकती हुई आंखों को पोंछते हुए कहती है, देवर जी, समय की गति ऐसे ही होती है। किसे मालूम था कि आपका भाई साहब इतनी जल्द चले जाएंगे। आपके भाई साहब चले गए तो क्या हमारे मंडली के काम रुके तो नहीं है? किसी के बिना दुनिया के कोई काम भला रुकता है क्या? हमारे जीवन नदी के जलधारा की तरह है। जैसा कि बहुत से रुकावटों के बावजूद नदी की जलधारा अपनी राह खुद बना लेती है, ठीक उसी तरह हमारे बिटियां भी अपने अपने घरों में जाती रहेंगी और मंडली भी अपनी जरूरतें निष्ठा पूर्वक पूरा करते रहेंगे। विदिशा, अनुराधा, चंद्रिका है ना हमारे पास। एक दिन ऐसा समय भी कभी आएगी कि ऐसे बहुत से अनुराधा और बहुत से सुलोचना हमारे मंडली को मिल जाएंगे। सभी ईश्वर की इच्छा है। ऐसे में हम लोग किसी भी बिटिया को अपने घर में जाने से रोक नहीं सकते। कहते हैं कि बिटिया पराया धन होती है। ससुराल तथा पति का घर ही उसके अपने घर होती है।
ऐसे विधान हमारे समाज में तथा हमारे शास्त्रों में भी विदित है। जैसा कि मैं और सावित्री भी अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल को आ गई थी और इसे अपना घर समझकर संवारने की कोशिश में लगी हूँ। आता हमें मंडली के साथ साथ इस बात की भी ख्याल रखनी होगी कि हमारे स्वार्थ के खातिर किसी के भी जीवन बर्बाद ना हो पाए। आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहना ताकि समय समय पर मंडली में काम करने हेतु कोई ना कोई लड़कियां हमें मिल जाएंगे, ताकि मंडली के साथ जुड़े लोगों के परिवार की आर्थिक संबल भी ठीक ठाक रहे। जानकी मन ही मन मोहन और सुलोचना को लेकर तरह तरह की बातें सोचती रही। ऐसे में मौका पाकर वह अपने सासू माँ भवानी देवी से इस बारे में बातें करने को ठान ली। तो ऐसी ही एक रोज दोपहर के बाद जब भवानी देवी आराम करने लगी तो बिट्टू को दादी जी के पास सुलाने के बहाने जानकी सासू माँ के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगी, माँ जी, मैं देवर जी के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। भवानी देवी कुछ देर मौन रहने के पश्चात आश्चर्यचकित भरे लहजे में कहने लगी, हाँ बहू, क्या बात है, कहो। दुविधा भरे लहजे में जानकी कहने लगी, माँ जी, मुझे देवर जी के मन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वह जो लड़की उस दिन हमारे घर में आई थी। कहते हुए जानकी रुक गई कि तभी सासुमाँ शंका भरी लहजे में कहने लगी, वह नाटक मंडली में काम करने वाली लड़की। भयभीत होकर जानकी कहती है, जी माँ जी, वही लड़की। झुंझलाते हुए भवानी देवी कहने लगी, अरे पता नहीं वह लड़की मोहन के ऊपर क्या जादू करके रखी है। मोहन तो बिल्कुल पागल हो गया है। वह नाटक करने वाली है। भरी सभा में नाचने गाने वाली लड़कियां कभी किसी के पत्नी या किसी परिवार के बहू बनती है क्या? मोहन मुझे पहले ही कहा था। मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दी कि यह लोग जीवन भर नाचती गाती रहेगी, उन्हें उसमें ही आनंद आती है। यह लोग कभी अपने घर को संवार नहीं सकते। उनके मन में यही एक भावना रहती है कि मेरे ठुमके पर तो हजारों लाखों लोग मेरे दीवाने बन जाते हैं। ऐसे में तुम पति भला किस मर्ज के हो? ऐसे में यह लोग मंडली को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। उनका जन्म से मृत्यु तक अभिनय से नाता रहता है। वही उनके पति तथा वही उनके परिवार होती है। मैंने उसे पहले ही दिन को कही थी कि हमें अपने भाई बिरादरी में नाक नहीं कटवानी है। कल को अपने बिरादरी में मैं क्या बताऊंगी? लोग कहेंगे कि क्या हमारे समाज में लड़की नहीं थी कि एक नाचने गाने वाली को बहू बनाकर लाई हो। अब तो घर में ही ठुमका लगाएंगी। अब तो पूरे घर को ही रंगशाला बना लो, बहुत पैसे मिल जाएंगे। हम लोग किसके किसके मुंह बंद करेंगे? अब कल का क्या भरोसा। अगर सचमुच अपने घर को ही रंगशाला बना ली तो हमारा मान सम्मान पूरा खाक में मिल जाएगी। यह भी सच है कि कल को तेरे मायके वाले भी तुझे इस तरह की टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहेंगे। अब तू ही बता, क्या ऐसी लड़की को अपने घर में लेकर आना सही होगी? इस तरह के टिप्पणी के बीच उसकी भी जिंदगी नरक बन जाएगी। हम लोग किसके किसके मुंह बंद करते रहेंगे। अच्छे लोग तथा अच्छे काम के गुणगान करने वाले कम मिलते हैं, मगर बुरे काम तथा बुरे काम करने वालों के प्रचार प्रसार हवा के गति से भी जल्दी होती है। ऐसे में उस लड़की को हमारे घर में लेकर आने की विचार त्यागना ही सही होगा। काफी देर तक जानकी चुपचाप रही। सासू माँ जी की बातें खत्म होने के बावजूद भी जानकी कुछ ना कह सकी और सासू माँ जी के कहे बातों को मन ही मन दोहराते हुए मंथन करती रही और सोचने लगी, अगर गहराई से सोचा जाए तो माँ जी के कथन सही है। अक्सर बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता है, क्योंकि नाचने गाने की कला ही कुछ ऐसी है कि जो लोग इनसे जुड़े हैं अपने आप को ज्यादा समय तक इन कलाओं से दूर नहीं रख सकते। ऐसे में बात घुमा फिरा कर उसी जगह पर आ जाती है। कल को क्या पता कि सुलोचना के तथा मोहन के भी मानसिकता किस ओर करवट ले, कुछ कह पाना मुश्किल है। मगर जानकी अपने से ही भावनाओं के गहराई में डुबकी लगाने लगी। बहुत देर तक चुपचाप रहने के पश्चात जानकी फिर से हिम्मत जुटाकर धीरे से कहने लगी, माँ जी, मैं आपकी बातों को समझ गई हूँ, मगर मैं तो देवर जी के बारे में सोच रही थी। आप इतना कठोर ना होइए, आप अपना बेटा मोहन के बारे में तो सोचिए।
आपने देखी होगी कि जब से वह लड़की चली गई तब से देवर जी ने खाना पीना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि घर में भी समय पर नहीं आते, हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। यूँ कहें कि उस लड़की के ख्यालों में खोए रहते हैं। नाव पर जाते तो है परंतु राम जी के घाट पर नाव लगाकर सोए रहते हैं। आवेगों में आकर अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि जब उस लड़की को पता चल गई कि कोई उसके प्यार को महत्व नहीं दे रहे, तो उसने नदी में कूदकर जान देने चली थी। यह तो गनीमत समझे कि मोहन भाइया ने समय रहते उसे बचा लिया। अपनी बहू की बातें सुनकर सासू माँ एकाएक चौंक गई और कहने लगी, अच्छा, यह कब हुआ, कैसे हुआ? जानकी मोहन के कहे हुए सारी बातें सासू माँ को बताती है। समाप्त कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।